करने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पटना मेट्रो ने रफ्तार पकड़नी अब देखिए शुरू कर दी है और जल्द ही लोगों को इसमें आरामदायक सफर करने का मौका मिलेगा। रविवार को मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया, 3 स्टेशन तक पटना मेट्रो को चलाया गया और इसके पहले विधिवत पूजा भी की गई। डिपो से निकली मेट्रो की रैक पाटलिपुत्रा बस स्टैंड, 0 माइल और भूतनाथ तक गई है। न्यूज 18 पर पटना मेट्रो के ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन की पहली तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए पटना में मेट्रो का जो इंतजार पटना वासियों का था वो खत्म होने वाला है। बहुत जल्द अब पटना में पटना वासी मेट्रो का सफर कर सकेंगे, क्योंकि इसके पहले भी नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 चुनाव से पहले तक बिहार वासियों को पटना मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। और देखिए चुनाव से पहले ही पटना में मेट्रो की शुरुआत अब बहुत जल्द होने वाली है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने में पटना की शुरुआत होगी, जहां पटना वासी आराम से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। तो ये भव्य तस्वीरें हैं और खूबसूरत तस्वीर है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। न्यूज 18 पर पटना मेट्रो का ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, जहां पटना में सफर करने का इंतजार अब बहुत जल्द पटना वासियों का खत्म होने वाला है। कल 3 स्टेशन तक इसका ट्रायल किया गया और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अब कहा यह जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक पटना की शुरुआत हो जाएगी और पटना वासी आराम से अपना यात्रा मेट्रो के जरिए कर सकते हैं। इसके पहले भी आपको पता होगा कि लगातार निरीक्षण किया जा रहा था। सीएम नीतीश कुमार ने भी निरीक्षण किया था मेट्रो का और उसके बाद जीवेश मिश्रा की तरफ से भी निरीक्षण किया गया था और अब देखिए लगभग काम पूरा हो चुका है। 3 मेट्रो स्टेशन पर इसका ट्रायल किया गया और अब बहुत जल्द पटना वासियों के लिए मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। तो पटना में मेट्रो की शुरुआत और कल 3 स्टेशन पर इसका ट्रायल हुआ है और बता दें आपको कि अलग अलग मेट्रो स्टेशन से इसे और देखिए ये सबसे पहली तस्वीर है जहां पटना में मेट्रो किस तरीके से चलनी शुरू हो गई है और इसी का इंतजार हर किसी को था कि पटना को भी आगे बढ़ता देखना है, पटना को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाना है और इसी को लेकर के जो दावे नीतीश कुमार ने किए वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। विनीता, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पटना वासियों को बहुत जल्द मेट्रो की सौगात मिलने वाली है और मेट्रो में वो सफर कर सकेंगे। क्या कुछ जानकारी है, कब से पटना वासी मेट्रो में सफर कर सकेंगे? बिल्कुल रुचिका, क्योंकि ये बेहद ही सुखद तस्वीर है और खासकर राजधानी पटना के लोगों को बहुत इंतजार था और वो इंतजार की घड़ियां भी अब समाप्त हो गई है। पहला ट्रायल हुआ है और पहली बार मेट्रो अपने डिपो से निकलकर जो स्टेशन है वहां पर वो सफर करती नजर आई और पहली बार भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो चली है। कल मेट्रो 3 स्टेशनों पर चली और लगभग 3.5 किलोमीटर की जो दूरी है वो मेट्रो ने तय की है और इस दौरान मेट्रो को देखने के लिए, मेट्रो के बारे में जानकारी लेने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आए और संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक मेट्रो का जो परिचालन है वो शुरू कर दिया जाएगा। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो बिहार दौरा होने वाला है, शायद उससे पहले मेट्रो का जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो जाए और मेट्रो चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों को मेट्रो का इंतजार था और मेट्रो का ट्रायल भी शुरू हो गया है। डिपो के साथ साथ अब मेट्रो अलग अलग स्टेशनों पर भी मेट्रो का ट्रायल शुरू हो गया है। विनीता, पहली पाली में किन किन स्टेशन से मेट्रो चलाई जाएंगी, क्या कुछ जानकारी है? जो अभी क्योंकि सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी मेट्रो पहले ही चरण के तहत तय करने वाली है, जिसमें भूतनाथ स्टेशन हो गया, ISBT हो गया, 0 माइल हो गया, तमाम ऐसे स्टेशन हैं। लगभग 5 स्टेशन बनाए गए हैं। लगभग 6 किलोमीटर मेट्रो जो दूरी है वो तय करने वाली है। अगर हम ट्रायल की बात करें तो मेट्रो कल भूतनाथ स्टेशन पर 3 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर उसने ट्रायल किया है। मेट्रो स्टेशन तक एलिवेटेड कॉरिडोर तक मेट्रो चलाई गई है और इस दौरान मेट्रो ट्रेन में 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिपो के बाहर मेट्रो बस टर्मिनल स्टेशन से 0 माइल स्टेशन तक और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक लगभग 3.5 किलोमीटर सफर तय किया है। और मेट्रो का ये सेफ्टी ट्रायल था। इस दौरान ट्रैक की क्षमता, रेलिंग, स्ट्रोक यानी मेट्रो की बोगी की फिटनेस और तमाम जो उनके गुण थे उसकी जांच की गई है और इस दौरान मेट्रो के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। मेट्रो जब शुरू होगा रुचिका तो लगभग जो पहला जो
चरण है, उसके तहत लगभग 6 किलोमीटर की जो दूरी है वो मेट्रो तय करने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीता तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। और देखिए, बिहार एसआईआर को लेकर कई याचिकाओं पर इसी में सुनवाई हुई और बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई आज होनी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत 24 जून से हुई थी और इसकी अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख 30 सितंबर है। और अब खबर राजधानी रांची से है, जहां रातू थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुस करके गोलीबारी की। गोली मारकर के एक शख्स की मौत हो गई है। आपको बता दें कि वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी दी गई है। घटना को अंजाम देकर के अपराधी देखिए वहां से फरार हो गए। मौके से पुलिस को 5 खोखा और बाइक भी बरामद हुआ। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच करके जांच में जुटी हुई है। गोलीबारी के पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटाने में फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो जुटी हुई है, जबकि गोलीबारी के पीछे क्या वजह थी इसको लेकर के भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। घटना को अंजाम देकर के अपराधी वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस को जब इस बात की जानकारी दी गई तो पुलिस वहां पर पहुंची। 5 खोखा बाइक भी पुलिस की तरफ से बरामद किया गया है। एक व्यक्ति को 3-4 गोली लगी है। तो यहाँ आगे पता चला कि प्रदीप मुंडा का घर है, वहाँ पे इनके दादू बलमा वो बैठ के शराब पी रहे थे। उनके साथी भी थे जिनका नाम रवि साव है और वो टंडवा के रहने वाले हैं। तो इनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति आया और 3-4 गोली चलाया है, 3-4 गोली लगा है, 5-6 राउंड फायर किया है। तो उस व्यक्ति की मृत्यु यहीं पे स्पॉट पे हो गई। बलमा ने उनका पीछा किया, बलमा को भी एक गोली लगी है और वो अभी रिम्स अस्पताल में है। बाकी पूरी घटना की छानबीन हम लोग कर रहे हैं। खबर चाईबासा से है, जहां कुल्हान जंगल में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन के शव को जंगल से बरामद कर लाया गया है। एफएसएल की टीम ने जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए देर शाम चाईबासा लाया गया। कुल्हान जंगल में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा मारा गया था। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सली कमांडर को ढेर किया जा चुका है। चाईबासा से यह खबर है, बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख का इनामी था जिसको ढेर कर दिया गया है। ये वही जगह है जहां पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था, मुठभेड़ हुई थी और इसमें ये कुख्यात नक्सली मारा गया है। और चतरा से देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। AK-47 की 393 कारतूस बेचने के मामला सामने आया है। बिहार से बेचने आया था ये हथियार। तो एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। तस्करी में इस्तेमाल बाइक और मोबाइल जब्त किया गया है। हंटरगंज थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर चतरा से आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है और बिहार ये हथियार तस्कर हथियार बेचने के लिए आया था। एक नाबालिग भी इसमें शामिल था, वो भी हिरासत में है पुलिस के। और तस्करी में इस्तेमाल बाइक और मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बात हुई थी कि बिहार से 2 व्यक्ति हमारे हंटरगंज थाना क्षेत्र में आकर गोली का खेप खपाना चाह रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन हेतु SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वे स्वयं जो है एक व्यापारी बन के इनको कोशिश किए बातचीत करने का और फिर इस तरह से हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को अपने गिरफ्त में लिया है। एक को अरेस्ट किया है, एक नाबालिग है, उनको निरुद्ध किया गया है। और रांची से बड़ी खबर, जहां इरफान अंसारी को धमकी मिली है। देर रात जान से मारने की धमकी मिली है। कॉल करके युवक ने धमकी दी है। कॉल पर बहुत जल्द उड़ाने की धमकी दी गई है। बोकारो में इरफान अंसारी मौजूद है। पहले भी मंत्री को धमकी मिल चुकी है। गौरव हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। गौरव, पहचान कुछ हो पाई इस धमकी देने वाले की? देर रात की ये घटना है जब मंत्री इरफान अंसारी को एक फोन नंबर से एक कॉल आता है और कॉल पर उन्हें उड़ा देने की धमकी दी जाती है। ये सूचना खुद जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने खुद साझा किया है और कहा है कि उन्हें उड़ा देने की
धमकी मिली है। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियां जो है वो लगातार पूरे मामले की जांच कर रही हैं कि आखिर किस परिस्थिति में ये धमकी जो है वो दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें इरफान अंसारी के धमकी की, तो इससे पहले भी इरफान अंसारी को एक दफा वीडियो जारी कर एक आरोपी ने धमकी दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच में क्या कुछ निकल कर आती है और क्या कुछ सत्यता होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चलिए अब रुक करेंगे सियासत की खबर का। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने विवादित बयानों को लेकर के एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बीजेपी को सबसे बड़ी बीमारी बता दिया उन्होंने, जिसके बाद झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने भी इरफान अंसारी पर हमलावर हुए हैं। वो अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी का कब्र खोद देगा जाता है। अपनी राजनीतिक बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर एक और विवादित बयान देकर सूबे के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। मधुपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर लगातार बांग्लादेशी के लगाए जा रहे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि हमें बांग्लादेश भेज देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि झारखंड में बीजेपी की कब्र खोद दी जाएगी। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी का कब्र खोद देगा जाता है। पहचानता नहीं इरफान अंसारी को? हम लोगों ने झारखंड लिया है, कहता घुसपैठिया बोलता है। वो तो भगा है अभी चुनाव में। कभी क्या बांग्लादेश, क्या वो जामताड़ा में बांग्लादेशी घुस गया, मधुपुर में घुस गया, कोटा में घुस गया, कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बच्चों के दिमाग में जहर घोलकर और समाज को बांटकर राज्य का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक झारखंड की सेहत तभी सुधरेगी जब भाजपा की साजिशों का इलाज किया जाएगा। समाज को तोड़ना चाहता है, समाज में तोड़ने का एक्सपर्ट है ये लोग। हम लोगों को बचना है इससे। और मैं क्या देता हूं, ये तो अभी आप लोग को एक रहना है। इरफान अंसारी के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि इरफान अंसारी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे नहीं पा रही और यही वजह है कि इस तरह का बयान देकर अपनी नाकामियों को वो छिपाने में लगे हैं। इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए। देखिए, हमारा इस पे ये स्टैंड है कि इरफान अंसारी का जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, पूरे के पूरे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का भट्टा बैठ गया है। पूरे विभाग को चौपट करके यह व्यक्ति हमेशा दूसरों कामों में तांचा कर रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य से ध्यान हटाने के लिए, अपने जो उनके पाप है उनसे ध्यान हटाने के लिए बार बार कुछ ना कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ते हैं, बार बार अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है इरफान अंसारी ने बीजेपी पर बयान देकर झारखंड के सियासी पारे को हाई कर दिया। अब देखना ये होगा कि कब्र पर मचा ये सियासी कोहराम कब थमता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब हमको लगा कि नहीं भाई, आप तुमको मिलकर ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ इरफान। सरसा में नगर निगम भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस करप्शन के मामलों की जांच नगर विकास और आवास विभाग की ओर से गठित 5 सदस्यीय टीम करेगी। आरोप है कि नगर निगम के तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त अनुभूति श्रीवास्तव के चहेते संवेदक से साठ गांठ कर बाजार मूल्य से 10 गुना अधिक रेट पर सामान खरीदी गई है, जिससे करोड़ रुपया का दुरुपयोग हुआ है। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुमार अनुभव सिंह। नगर निगम सहरसा का कार्यकलाप हमेशा विवादों में रहा है। ऐसे में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जो है इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। दरअसल सहरसा नगर निगम के तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त अनुभूति श्रीवास्तव के चहेते संवेदक से साठ गांठ कर बाजार मूल्य से 10 गुना अधिक रुपया पर खरीदी गई है, सामान खरीदी गई है, जिससे करोड़ों रुपया का सरकारी रुपया का हानि हुआ है। 4 सितंबर को ही जांच टीम सहरसा आने वाली थी।
जो अब तक नहीं आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच की टीम जो है 5 सदस्यीय सहरसा कब पहुंचती है और कब इसका जांच की जाती है और जांच में क्या कुछ पाया जाता है। ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे में जो नगर निगम सहरसा है उसकी तो जांच होनी ही है, लेकिन नगर पंचायत नवहट्टा और नगर पंचायत बनगांव का भी जांच होना है, जिसमें कि काफ़ी जो है अनियमितता की जो है शिकायत जो है की गई है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। देखिए, नालंदा के राज्य खेल अकेडमी राजगीर में हीरो एशिया हॉकी कप पुरुष वर्ग संपन्न हो गया है। भारत और साउथ कोरिया के बीच फाइनल मैच खेला गया, जहां भारत ने 8 साल बाद साउथ कोरिया को 4-1 गोल से शिकस्त देते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। जीत के बाद की खुशी भी आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, जहां साउथ कोरिया को उन्होंने हार दिखा दिया है। और क्योंकि चैंपियन कहा जाता साउथ कोरिया, और उसके बावजूद इस बार किस तरीके से भारत ने जीत हासिल की और भारत की जीत पर शुभकामना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, हर कोई नजर आ रहे हैं। इस वक्त सम्राट चौधरी ने भी खिलाड़ियों को मेडल पहनाया है और शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें सीधे टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां देखिए दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही इस वक्त खिलाड़ियों को मेडल पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जीत बिहार की धरती से हुआ है और बिहार इतिहास रचने में अग्रणी रहा है और भारत का इतिहास बिहार के बिना अधूरा रहता है। इस धरती पर जो जीत है, ये जीत वर्ल्ड कप की ओर ले जाता है। पूरे एशिया में लहर रहा है, ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है और आगे भारत जहां भी खेलेगा विजय का पताका फहरा करके आएगा। मैंने पहले स्टार्टिंग से बोला है कि यही हमारा एक टारगेट था कि हमने एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करना है और क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए। बट स्टार्टिंग में जर्नी थोड़ी टफ थी एशिया कप में, बट लास्ट मैचेस हमने जो अपना परफॉर्मेंस दिखा है वो आई थिंक हमने डोमिनेट किया। राज्य खेल अकादमी राजगीर में चल रहे हीरो एशिया हॉकी कप का आज फाइनल मुकाबले में भारत ने कोरिया को जो है 4-1 से हराने में कामयाब रहा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है साउथ कोरिया को जो है आज जो है 4-1 से जो है भारत ने शक्ति दी है और जो है पिछले बार के जो विजेता रहे दक्षिण कोरिया को जो है आज हराने में सफल रहा। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है आज जो दर्शकों का आज काफ़ी जो है हुजूम मुजरा था, खास करके जो है हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ पर दर्शक पहुँचे थे। तो और आज जो है खुशी जो है काफ़ी देखा जा रहा है। तो कहा जाए तो आज के दिन जो है इस मैदान के लिए जो है काफ़ी इतिहास का दिन रहा है, क्योंकि 2024 में जो है वुमेन्स जो है महिला एशिया हॉकी के द्वारा जो है भी यहाँ पर ट्रॉफी जीता था और इस बार जो है पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है इस पर जो है कब्जा जमाया। तो कहा जाए तो इस बार जो इस ग्राउंड पर जो है दूसरी बार जो है हीरो एशिया हॉकी कप का जो है कब्जा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 से कुमार। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित वार्षिक दशहरा मेला में रैंप वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यमियों और डिजाइनरों ने पारंपरिक और आधुनिक परिधानों का प्रदर्शन किया। रंग बिरंगे परिधानों और नए डिजाइनों से सजा रैंप दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। डिजाइनरों ने बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हुए पारंपरिक कपड़ों को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। डिज़ाइनर्स ने मिलके एक रैंप वॉक अरेंज करा है, जिसमें उन्होंने अपने बनाए हुए डिज़ाइन का दिखाया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। और इसी तरह हम चाहेंगे कि हर बार कुछ ना कुछ हम नए ऐसे आयोजन करते रहते हैं। जो एथनिक वाले हैं उनको भी मौका मिल सके, जो मॉडर्न ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनाते हैं उनको भी मौका मिल सके। तो इट्स अ गुड शो एंड पीपल आर लाइकिंग इट एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव ऑफ बिहार महिला उद्योग संघ दैट दे हैव गिवन अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू द डिज़ाइनर। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण बीती रात देश भर में देखा गया। ग्रहण रात के 9:56 से शुरू होकर के 1:28 में खत्म हुआ, यानी कि पूरे 3 घंटे 28 मिनट तक आसमान में ये अद्भुत नजारा दिखाई दिया। आपको बता दें कि रात के 11 बजे से 12:23 तक ये चंद्र ग्रहण रहा, जिसमें कि चांद पर धरती की छाया पड़ने से ब्लड मून दिखाई दिया। बता दें कि ये 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण था और खास बात यह है कि 27 जुलाई 2018 के बाद पहली बार चंद्र ग्रहण पूरे देश में साफ साफ देखा गया है।
चुनावी साल में भागलपुर के लोगों को नई सौगात मिलने वाली है। शहर के 2 महत्वपूर्ण सड़कों को 4 लेन की तरह बनाया जाएगा और इसके लिए 136 करोड़ की राशि खर्च होगी। लोहिया पुल से अलीगंज बाईपास तक और भागलपुर अगरपुर से कोतवाली तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। बिहार सरकार ने भागलपुर को 136 करोड़ रुपयों की सौगात दी है। शहर के 2 महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण के लिए करोड़ों की राशि की स्वीकृति मिल गई है। लोहिया पुल से अलीगंज होते हुए बाईपास तक और भागलपुर अगरपुर से कोतवाली तक की जो सड़क है उसे 4 लेन की तरह बनाया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के द्वारा करोड़ों की राशि आवंटित कर दी गई है। इस सड़क के बन जाने से भागलपुर शहर को जाम की समस्या से निजात मिलेगी, तो वहीं व्यापारिक गतिविधि और औद्योगिक इकाई को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उत्पादनों को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही साथ हसदिया भागलपुर मुख्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की तैयारी चल रही है। अगर इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिया जाता है तो राज्य और अंतर्राज्यीय यातायात को गति मिलेगी। जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। चलिए खबर अब भागलपुर से है, जहां लाइफलाइन कही जाने वाली विक्रमशिला सेतु पर इन दिनों खतरा मंडरा रहा है। सेतु के एक्सपेंशन जॉइंट के बीच गैप बढ़ने की वजह से अनहोनी की आशंका बढ़ गई है। जॉइंट में बढ़े गैप को तकनीकी टीम से जांच कराने का आग्रह भी किया गया है, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। मैं पूर्वी क्षेत्र के लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर आपको हम दिखाते हैं कि इसका हाल जो है लगातार खराब होता जा रहा है। विक्रमशिला सेतु का जो है उद्घाटन 2000 में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा किया गया था, लेकिन अब इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण देख सकते हैं कि एक्सटेंशन में जो है 6 इंच से ज़्यादा दरार बढ़ गया है। और ये कोई एक जगह नहीं है, ये लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। 12 से 13 पिलरों में जो है ये एक्सटेंशन दरार है। अभी 127 और 128 नंबर पिलर के बीच का हाल आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार जो है जिलाधिकारी के द्वारा जो है पुल निर्माण विभाग को इसको लेकर लिखा जा रहा है कि इसकी मरम्मती जल्द से जल्द कराई जाए, लेकिन अभी तक जो है यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। परेशानी तो है, रखरखाव ठीक नहीं हो रहा है। एक्सटेंशन में दरार लगातार बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है। हम तो लगता है कि मान लिया जाए इस ढंग से अगर होगा तो आगे कुछ खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ये विक्रमशिला सेतु पुल है, इसमें मेरे हिसाब से लोड बहुत ज़्यादा है। इसको जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है कि इसको तुरंत इसका रिपेयर किया। एनएच डिवीजन को इसके लिए निर्देश दिया गया है कि लगातार जितनी भी उनकी सड़कें हैं, जितने भी उनके पुल हैं, उसको लगातार देखते रहें। खास करके बारिश में कई प्रकार के डैमेजेस हैं, वाटर लॉगिंग के कारण से या कई पॉटहोल्स बनते हैं, तो उनका रिपेयर करा रहे हैं और इस पे भी विशेष ध्यान देने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 75 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक काम धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को न तो जल जमाव से मुक्ति मिल पा रही है और न ही काम तेजी से हो पा रहा है। धीमी गति से काम होने पर लोग काफी परेशान हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त कराने को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की थी, जिस पहल के तहत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के जरिए सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त करने को लेकर सरकार ने 75 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई थी। बुडको को यह जिम्मेवारी दी गई थी कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त कराया जाए और लोगों को परेशानी कम हो सके। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर का यह गौशाला चौक है, जहां पर इस योजना के तहत कार्य चल रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस योजना को मंजूरी दिए सरकार के द्वारा 3 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन कार्य की रफ्तार काफी धीमी है और यही वजह है कि लोगों को
जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल पा रहा है और लोगों को खासे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संवेदक के द्वारा इस कार्य को काफी लेट लतीफ के तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी समय बीत जाने के बाद भी कार्य अब तक 20% भी पूरा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और सरकार के द्वारा जो राशि उपलब्ध कराई गई है उसको लेकर जो कार्य किया जा रहा है उसकी रफ्तार काफी धीमी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।